अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वफूद ने मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और बाकायदा कुछ शिकायत भी की हैं, जहाँ उन्होंने ये कहा है कि जी किस तरह से पंजाब हुकूमत में उनके साथ एक नारावार सलूक रखा जा रहा है। दूसरी तरफ पर यह भी बताया जा रहा है कि वो तमाम तरक्याती काम अपने अपने हलकों में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बजट जो अप्रूव किया जाता है वो उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा। तो यहाँ पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि अगर ये तमाम तर सूरत हाल रही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती। हम जब चाहें हुकूमत गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि चाहे मैं लाहौर में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मसला यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि मैं अपनी पार्टी के तमाम तर मसाइल को हल करूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से भी कुछ मीटिंग्स की हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक कहते हैं। आप एक अच्छे वेकेशन के बाद वापस आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अगर देखा जाए तो आज तो शिकायत के अंबार नज़र आए। वैसे भी जरदारी साहब जब लाहौर आते हैं या वैसे कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मफाहमत की बात हो रही होती है। आज वो कह रहे हैं कि जब मैं चाहूँ हुकूमत गिरा भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ। तो ये असल मामलात क्या चल रहे हैं और जरदारी साहब का लाहौर में होना, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायदा। अच्छा जी, ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये जो जुमला एक सामने आया ना कि हुकूमत बना भी सकता हूँ, गिरा भी सकता हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। बुनियादी तौर पर उनकी जो लाहौर में आमद थी, एक बुनियादी मकसद ये था वारिस मीर फाउंडेशन का एक फंक्शन वो अटेंड करना, उसके बाद अपने जो पार्टी कारकुन थे उनके साथ मुलाकातें करना। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी का एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक क्रेडिट है कि पीपल्स पार्टी के लोग अपने कारकुनों के साथ बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पे बड़ी हार्ड टॉक भी होती है और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो उसको बर्दाश्त करती है और बाकी पार्टियों के अंदर हमें वो वाली बर्दाश्त नज़र नहीं आती। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर देखें, उस वक्त भी कारकुन बड़े सख्त जुमले कहे जाते थे, बड़ा शदीद एतराज़ करते थे, मोहतरमा सुना करती थी। बिलावल साहब जब मुझे याद है सियासत में आए, बिलावल हाउस में एक मीटिंग रखी, वहाँ पे एक कसूर से तल्लक रखने वाले एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, तो बिलावल साहब ने मुस्कुराते हुए वो बातें सुनी और उसके बाद उनको मुतमिन किया। यही हाल जरदारी साहब का है, वो सुनते हैं और उसके बाद वो देखते हैं क्या करना है। पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है ये अलाइंस में है, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियां वो बराबर इसमें शराकतदार हैं। जरदारी साहब, क्योंकि उनको हम ये कहा जाता है एक ज़बान आम है कि वो मुफाहमत पसंद एक शख्सियत है, तो लिहाजा वो चलती हुई हुकूमत को या जमहूरियत को क्यों डीरेल करेंगे। उन्होंने इस किस्म के जुमले नहीं कहे। बुनियादी तौर पर वहाँ पे कारकुनों की कुछ शिकायत थी। कुछ कारकुनों ने यह शिकायत की कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है या पंजाब की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकती जिस तरह एक इत्तेहादी को करना चाहिए। अब उनको अगर किसी थाने में, कचहरी में या कहीं किसी दफ्तर में काम पड़ता है, पंजाब असेंबली में खुद सीएम साहिबा जब होती हैं, जी, जब कोई काम पड़ता है, जब वो जाते हैं किसी दफ्तर में, वहाँ पे उनको बहसियत सियासी कारकुन उस किस्म की इज्जत नहीं दी जाती और जब वो दरियाफ्त करते हैं तो आगे जो सरकारी अफसर कहते हैं जी हमें हुकूमत से जो हदायत है हम उसी के मुताबिक आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा, एक ये थी जो शिकायत उन्होंने लगाई, तमाम इजला की थी। दूसरी वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हो वो थी पीपल्स पार्टी की अपनी तंजीम साजी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त तंजीम साजी को लेके बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा जो तंजीम है उसके अहदेदारों पे एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं और ये सिर्फ लाहौर में नहीं है या पंजाब में नहीं है, ये केपी में हमने देखा, वहाँ पे भी तंजीम साजी पे कारकुनों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया या एतराज़ किए। अब लाहौर की जो तंजीम साजी है या पंजाब की है उसमें इशू ये बना कि जरदारी साहब ने जब खाना रखा वारिस मीर फाउंडेशन से वापस आ गए बिलावल हाउस में, उस खाने में उन्होंने पूछा जी कि फैसल मीर कहाँ है। तो हसन मुर्तज़ा साहब ने उन्हें कहा जी कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया था मेहमानों को इनवाइट करने का कि जिस टिकट होल्डर ने 16,000 या उससे ज़्यादा वोट लिए हैं उसको इनवाइट किया जाएगा, जिसने उससे कम लिए गए उसको नहीं इनवाइट किया जाएगा। वहाँ पे जरदारी साहब ने कहा कि मुझे पता है आपके जो क्राइटेरियाज़ हैं, तो लिहाजा तंजीम साजी के ऊपर जो जरदारी साहब के जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने फिर उस पर वहाँ पर इजहार ख्याल किया और उन्होंने अच्छी खासी सख्त गुफ्तगू की तंजीम साजी के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा,
खुद देखूंगा इस तंजीम साजी को, और जो आप लोगों ने जो गलतियां की हैं उनको ठीक करें। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा तंजीमी लीडरशिप है उनके अंदर एक बड़ी परेशानी और तशवीश पैदा हो गई है, क्योंकि अभी तक पंजाब के अंदर सिर्फ सरगोदा डिवीज़न है जहाँ पे तंजीम साजी हो चुकी है। अगर हम अपर पंजाब में देखते हैं, रावलपिंडी में देखते हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब और दूसरी जानब सत्ती साहब हैं, उनके दरमियान एक चपकलस चल रही है। राजा साहब अपने बेटे को वहाँ पे सदर बनाना चाहते हैं। उससे नीचे आते जाएं तो दरमियान में सरगोदा डिवीज़न वो तस्नीम साहब ने उसके नाम दिए थे। अब जब हम लाहौर में सेंट्रल पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर शदीद किस्म के एतराज़ात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जरदारी साहब इस तंजीम साजी को लेकर उन्होंने बड़ा सीरियस बात की। ठीक हो गया। नुशाद साहब, पर्सनली आप सब लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया कि जब जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो नो डाउट कि वो तनकीद सुनते भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको जवाब भी देते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ सहाफ़ियों से वो मिलते हैं। तंजीम साजी की अगर बात की जा रही तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि तंजीम साजी साहब से पूछूं कि तंजीम साजी की यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आ रही है, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं। पेशावर में आलमगीर फैमिली नज़र आती है होल्ड करते हुए, जबकि जिसे हज़ारा कहा जाता है तो हज़ारा के अंदर इनके उम्मीदवार थे गश्ताद सब खान, जो बाद में आज़ाद उम्मीदवार भी हो गए। वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही लड़ाइयाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो तंजीम साजी को लेकर जो जरदारी साहब ने इतने स्ट्रिक्टली कहा है कि नौजवानों को फ्रंट पर लेकर आएँ और मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, ये तंजीम साजी के सिलसिले को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा साहब। चौई साहब से इख्तलाफ भी रहता है, लेकिन चौई साहब की ये बात, जो चौई साहब ने जितनी बात बताई है कुछ इसके करीब करीब मेरी भी इंफॉर्मेशन इसी तरह की है कि यही बात हुई है, क्योंकि वहाँ पर ये हुकूमत से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, अलबत्ता ये जो शिकायत इस तरह की ज़रूर सुनने में आई है, जो बात कर रहे हैं कि उनके पीपल्स पार्टी के काम नहीं होते, तो वो क्या उनका जो कारकुनान के लेवल पे जो गुफ्तगू है वो ये है कि अगर हमारे काम नहीं होंगे तो फिर हमें जो पंजाब में कैसे हिस्सा मिल सकेगा, या हम इन रोड्स कैसे बना सकते हैं, या वोटर को कैसे राज़ी कर सकते हैं। तो इस एक उसके ऊपर डिबेट हुई। ये जो चौई साहब ने बात की है ना, ये हुकूमती हिदायत, असल में मामला ये हो गया है कि हुकूमत की इस वक्त हिदायत ये है, पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज़ ने हिदायत ये कर रखी है कि काम वो होगा जो मेरिट पे होगा। बिल्कुल। और इसी एक बात पर चौई साहब तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, नून लीग में भी बाज़ सीनियर जो रहनुमा हैं, साबिक सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके भी काम नहीं हो रहे और उन्हें भी इसके ऊपर रिजर्वेशन है। और उन्होंने शिकायत भी लगाई है बड़े मियाँ साहब से कि जी ये आपकी साहबजादी जो है ये बात सुन नहीं रही, ये मसाइल नहीं है। वो गिलानी साहब के बेटे से भी नहीं मुलाकात की थी उन्होंने, उस पर भी वो नाराज़ हुए थे। लेकिन इसके अगेंस्ट जो इत्तेहादी हुकूमत होने के नाते, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि 8 क्लब रोड पे अली हैदर गिलानी साहब जो हैं उनको एक सेक्रेटेरिएट मिला हुआ है, ठीक है, जो जिसका मकसद ये है कि जो नून लीग के इत्तेहादी होने की सूरत में जो डिप्टी अपोजिशन लीडर है या डिप्टी वो लीडर होता है या कोई दूसरे होते हैं, इनके अपने अपने ऑफिस डेवलप होते हैं। वहाँ उनको ऑफिस देने का मतलब, सेक्रेटेरिएट देने का मतलब है कि वो इस मामले को हुकूमत से जो काम है वो लेकर आगे बढ़ें और करवाएं, लेकिन वो वही हो सकेगा जो मेरिट पर होगा। अब मामला ये है कि ये मरियम नवाज़ साहिबा ये समझती हैं कि उनके लिए ये डू एंड डाई है। मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि पंजाब में उनके लिए डू एंड डाई है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून परफॉर्म नहीं करती तो उनके हाथ से उनकी होम ग्राउंड भी जो है वो छिनने का अंदेशा है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो इलेक्शंस के नताइज भी हैं और जो चीज़ें भी हैं। इसलिए पंजाब के मामले पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। विफाक में भी जो सिचुएशन आपके सामने है इस वक्त, जो हुकूमती मामलात हैं, IMF है, मईशत है और जो डिलीवर करने का मामला है, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो आपको अपनी काबीना को ये वार्न करते नज़र आ रहे हैं कि वो जो वज़रा हैं वो परफॉर्म करेंगे तो फिर मामलात आगे चलेंगे, वरना किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब मामला ये है, यही बात अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं। क्यों? इस सारे मामले के पीछे एक ही मसला है। वो मसला ये है कि आपने अगर सियासी बका अपनी आपको चाहिए, आपने आइंदा इंतखाबात में परफॉर्म करना है, तो फिर आपको लोगों को डिलीवर करना है। डिलीवर किए बगैर आप नहीं आ सकते। जो मैं बात किया करता था कि डिलीवर करने की वोटर को भी ये चाहिए कि जो जमात डिलीवर कर रही है उसके साथ चले, उसको वोट करें। वो वाला मामला जो है वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब सियासी जमातें खुद डिलीवर करने की पोजीशन में आएंगी। और ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा था कि अगर मैं किसी जमात में हूँ
और कोई सीनियर जो है उसके पास कोई पोजीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर तरह की छूट मिल गई है कि मैं जो मर्जी, नहीं, आप पे फिर वो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि अगर आप पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सो थोड़ा बहुत सियासी जमातों के अंदर जो इस वक्त सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं, उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आइंदा इंतखाबात में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए ये सारे आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं, ये चीज़ें भी हो रही हैं जो आम आदमी के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर अपना ये किबला दुरुस्त करेंगी सियासी जमातें तो ये अवाम को डिलीवर करेंगी, और अवाम को डिलीवर करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मासूमाना जुमला कहना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना शुरू हो चुकी हैं। आपके हिसाब से वो रिफॉर्म्स हैं या इस्लाहात हैं, आप कह सकती हैं कि वो आपका चूँकि पसंदीदा टॉपिक है इसलिए आप कह सकती हैं कि वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स से ज़्यादा उस देखी जो उनके लिए जो मुकाबला है ना, जो प्रेशर उन पे बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, वो उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है, और वो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस से कम उस मामले को डील कर सके और आइंदा इंतखाबात में उनको वो नताइज ना देखने पड़े जो उन्हें इस दफ़ा देखने पड़े थे। सो एक लिहाज से ये इसलिए भी बेहतर है कि अगर सियासी जमातों में ये रियलाइजेशन हो और मेरिट को अगर आप अपनी पॉलिसी बना लें, अगर हर सियासी जमात हर जगह पे मेरिट को अपनी पॉलिसी बना ले तो तमाम तर सियासी जमातें जिनके अंदर मेरिट होगा तो अल्टीमेटली फिर वो मेरिट को फॉलो करती नजर आएंगी, और मेरिट पर जब लोगों के काम होंगे तो हमें ये जो जिनको हम अल्ले तल्ले बोलते हैं या हम जिनको ये जो कहते हैं कि हमें डिलीवर नहीं कर पाती हुकूमतें, उसकी एक अहम वजह ये है, और जैसे ही ये होगा आपकी गवर्नेंस में खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं आज़म साहब, जब बात की जा रही है कि अपनी अपनी पार्टीज़ को ठीक करने की बात हो रही है, वज़रा को भी ठीक करने की बात हो रही है, आपने खुद प्राइम मिनिस्टर का बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुझे काबीना में काम करने वाले लोग चाहिए और जो काम नहीं कर सकते वो जा सकते हैं। कुछ लोग वो भी रहे हैं ना कि जो फेवरेट होते हैं, जिनकी इंडक्शन कर दी जाती है जब हुकूमत बनती है, तो कुछ लोग जिनका पार्टी से कोई लिंक नहीं होता लेकिन वो लोग वजारतों में भी आ जाते हैं या स्पेशल उनके लिए ओहदे क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो उनकी रोकथाम भी हो जाएगी ये जो पोलिटिकल इस्लाहात करने जा रहे हैं। देखिए फ़ायदा, इस वक्त इस हुकूमत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ है ना, वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास हैं जी। पंजाब की सीनियर मिनिस्टर स्पेशल सीट पे हैं, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर स्पेशल सीट पे हैं, इलेक्टेड लोग नहीं हैं। इलेक्टेड लोगों का सोचने का, काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सिलेक्टेड लोगों का अंदाज मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स नहीं होते, उन्होंने लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाना होता, लिहाजा वो अपने तरीके से और तरीके से लोगों को डील करते हैं, काम करते हैं। और जब सियासी जमातों के अंदर ज़्यादा शिकायत जो पैदा होती हैं वो इन नॉन इलेक्टेड लोगों की वजह से पैदा होती हैं। आप पीटीआई की हुकूमत उठा के देखें, जो नॉन इलेक्टेड लोग थे सबसे ज़्यादा शोर उनका मचा। आज कहाँ है वो फराह गोगी और वो ये इस किस्म के लोग, जो इलेक्टेड लोग होते हैं उन्हें फिर थोड़ा सा ये एहसास होता है कि हमने लोगों के पास जाना है, आज प्रॉब्लम से वही हमने वोट मांगना है। यही हाल इनका भी है। अब दूसरी बात ये, आप जो रिफॉर्म्स पे आ जाते हैं ना, बात ये है फ़ायदा कि ये पावर पॉलिटिक्स है। जब पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं फिर तमाम पार्टियों को अपनी अपनी कोशिश करनी पड़ती है। यही पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कर रही है। देखें, जहाँ तक पीटीआई का एक खौफ का मामला है ना, पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि सिंध उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। सारा खौफ पाया जाता है पंजाब के अंदर। देखिए ना, तमाम तर जितना भी खौफ है वो आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आएगा, उनको खौफ नहीं नजर आया पीटीआई का। आप हमारे प्रोग्राम में कहा करते थे कि ओहदे भी वही रखे हैं कि जहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने अपना वो, हाँ, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास एक मौका है कि पंजाब के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करे। उसके लिए तंजीम साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए इनको काम भी करना पड़ेगा। अब अभी अली हैदर गिलानी साहब का जिक्र किया निशात साहब ने, देखिए उनको एक ऑफिस मिला है, वो उस ऑफिस के अंदर उन्होंने अपना एक ऑफिस उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी दिया है जो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। लेकिन वहाँ पे वो जो उस ऑफिस को रोल प्ले करना चाहिए, कारकुन जो है वो शिकायत करते हैं कि वहाँ पे वो रोल नज़र नहीं आ रहा। अब है स्पेस लेने की बात, कोई भी जमात खुद से किसी को स्पेस नहीं देती दूसरी जमात को, आपको स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, आपको खुद स्पेस लेनी पड़ती है। अब आ जाता है मरियम साहिबा के मेरिट की बात। कौन सा मेरिट? मेरे पास 50 मिसालें ऐसी कि जहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये स्पीकर साहब का हल्का है कसूर में, आप ज़िला कसूर में देखें कौन सा मेरिट है वहाँ पे। डीपीओ और डीसीओ किस मेरिट को फॉलो कर रहे हैं? उनका एक ही मेरिट है, स्पीकर के अहकामात, बस वही मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कारकुन थानों में, कचहरियों में, दफातर में
वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मेरिट एक है, जो स्पीकर साहब ने कह दिया वही मेरिट है। यही सीएम साहब का है। ये जो मेरिट मुरट की जो रट लगाती है ना, कोई मेरिट नहीं है। दूसरा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी को एक और शिकायत भी है। प्रेसिडेंट साहब लाहौर आते हैं, अब वजीर आला साहिबा उनको नहीं रिसीव करती। जो कि उन्हें डेकोरम के लिहाज से करना चाहिए क्योंकि सदर पाकिस्तान है। अगर वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लीडर हों, आप ना जाएं, वो उनकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी, लेकिन वो सदर पाकिस्तान है। आपको जाना चाहिए। आपकी ब्लू बुक उसमें बाउंड करती है, नहीं करती, हर दो सूरतों में इखलाकी तौर पे आपकी अलाई है, वो आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो वो नहीं गए। अब क्या शिकवा करें? वो आज तक अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिसीव करने एक दफ़ा नहीं गई एयरपोर्ट पे, तो सदर साहब का हम क्या जिक्र करें? देखें, उनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। ठीक हो गया। वो जिसको दूसरे अल्फाज में मैं कुछ कहूँगा शायद हद के इज्जत हो जाएगी, वो एरोगेंस की तरफ चली जाती है उनकी पर्सनैलिटी। ये जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, इसका यही इशू होता है कि वो दूसरे किसी भी शख्स को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होती, और पीपल्स पार्टी की तमाम तर शिकायत, उसका मंबा जो है वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की वजह से। मुझे वन लाइनर बता दीजिए कि क्या ज़रदारी साहब जो हैं मुफाहमत करना जानते हैं? इस वक्त जो पॉलिटिकली हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो पीटीआई के साथ वो रवाबित में आगे बढ़ सकते हैं? देखें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़रदारी साहब ने ये जुमला नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा, इसके बावजूद मैं कहता हूँ ज़रदारी साहब हुकूमत गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। PDM 1 जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें तमाम तर रोल मौलाना फजलुर रहमान साहब का और जरदारी साहब का था। अगर जरदारी साहब उस वक्त स्टैंड ना लेते, PDM की गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। उसके बाद पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट बनी थी, वो टोटल जरदारी साहब की एफर्ट थी, जबकि हमजा साहब खुद उस वक्त हिम्मत हार गए थे और छोड़ने को तैयार थे। जब यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, हमजा साहब भी और जरदारी साहब भी, हमजा साहब ने उस वक्त कहा जी कि मैं छोड़ देता हूँ फिर, जिसमें जरदारी साहब ने गुस्से का इजहार किया कि हुकूमतें ऐसे नहीं बनती, इसको बनाने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तो लिहाजा आप कौन होते हैं हुकूमत छोड़ने वाले। चले जी निशात साहब, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट हो गई ना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं और सीएम साहिबा रिसीव नहीं कर रही हैं। इसे क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? एंड सेकेंडली जो बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त हम चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, ये मुल्क की ज़रूरत है, तो इस मुल्क की ज़रूरत के पेश नज़र क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए बात कर सकते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक टेबल पर बैठना चाहिए? देखिए, ये जो इखलाकी जवाज़ के ऊपर मसाइल नहीं खड़े होते, ये जरदारी साहब को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चॉइस साहब को ज़रूर होगी। उनके चचा आते हैं या नहीं आते, ये भी उनका मसला हो सकता है। ज़रा चॉइस साहब ज़रा थोड़े से ज़्यादा लेकिन जज्बाती हो, वज़ीर आज़म को तो रिसीव कर सकती है ना इखलाकी तौर पे, प्रिंसिपल के लिहाज से इखलाकी तौर पे अगर कोई ये करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। वो चॉइस साहब की ख्वाहिश है, या चॉइस साहब के लाइक माइंडेड की ख्वाहिश हो सकती है, या इस बात से ये बात निकाली जा सकती है, अगर आटा गूंदी हल्दी की कोई बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो आप बात कर रही हैं ना जरदारी साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुफाहमत की, देखिए पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नताइज आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राब्ता किया, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात भी की, तो अगर उन्हें झुटला दिया गया या झटक दिया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से झटका गया। अब मामला ये है कि आप जिन मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमने तो बारहा ये बात कही है, हुकूमत को भी कही है, जरदारी साहब को, और चॉइस साहब ने तो यहाँ तक मैंडेट भी एक्चुअली जरदारी साहब को ही दे दिया था कि ये जरदारी साहब ही ये काम कर सकते हैं कि वो इन सबको एक जगह बिठा सकते हैं। मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मसला इस बात में सिर्फ इतना है कि हुकूमत करे, जरदारी साहब कर सकते हैं। असल मसला ये है कि जब तक ये जो पर्सन बी है, जब तक ये राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जब तहरीक अज़्म इस्तेहकाम के ऑपरेशन की बात हुई है, उस वक्त जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा कि मैं हमारे बंदे इस ऑपरेशन के लिए जो APC होगी उसमें ज़रूर जाएंगे मौक़िफ़ सुनने के लिए, इससे आगे की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन हम हुकूमत से सियासी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी मुज़ाकरात वो कहीं और करना चाहते हैं, गैर सियासी लोगों से करना चाहते हैं। अब मसला ये है, ये उस साइड के ऊपर एक एलिमेंट, हाँ जब वहाँ से बर्फ़ पिघलेगी या वहाँ से कोई चीज़ जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा, तो फिर हो सकता है कि मामलात बढ़े। चॉइस साहब की बात फिर मैं अगेन एग्री कर लूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अखलाकियात पर मबनी है, और बदकिस्मती ये है कि हमारे तज्ज़िये में यहाँ अखलाकियात का दर्स ज़रूर है, लेकिन जब इधर की बारी आती है तो हम डंडी मार देते हैं। इधर हम अखलाकियात का दर्स नहीं देते। अब कोई बात नहीं, चले, मैं फिर भी चॉइस साहब की बात से एग्री कर, हुकूमत को डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, APC की हुकूमत को दावत दे देनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैं तो कहता हूँ
हूँ चौधरी साहब के जो फरमाइश के मुताबिक, हुकूमत है बड़े चौधरी साहब की फरमाइश के लिए मैं सेकंड करते हुए जरदारी साहब को भी ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जरदारी साहब आप अनाउंस करके बतौर सदर मुमलिकत कि जी APC हो ना हो, मैं जो है ना इन सब लोगों को दावत दे रहा हूं कि मेरे उसके कहने के ऊपर ये सारे इकट्ठे एक जगह आके बैठ जाए, मैं इसके भी हक में हूं। लेकिन चौधरी साहब इस बात की गारंटी जरूर आप दें, इनको चाहिए कि ये उनको कहें कि जनाब आप भी थोड़ा सा कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें, कोई बात नहीं, आप मुज़ाकरात करके देख लें, फिर आप ना माने एक अलग बात, लेकिन बैठ तो जाएं। हाथ नहीं मिलाते थे, वो हुकूमत का दौर था, वो चला गया। अभी प्रैक्टिकली उन्होंने काम शुरू किया ना कि तंजीम साजी पहले करेंगे, फिर उसके आगे मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं IMF के प्रोग्राम के हवाले से। IMF ने एक मरतबा फिर दोबारा से डू मोर का मुतालबा कर लिया है और इसी के पेश नज़र ज़राअत पर टैक्स लगा लिया गया है और इस ज़राअत पर लगने वाले टैक्स को चारों सूबों ने तस्लीम भी कर लिया है। इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे कई बहरान सामने आए, जिसमें चीनी का बहरान भी रहा, किसानों की शिकायत भी सामने रही, उन्होंने कई एहतजाज भी किए हैं। दूसरी तरफ पर देखा जाए तो फ्लावर्स एसोसिएशन की तरफ से स्टिल जो है उन्होंने बाकायदा हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि हमारा काम नहीं है कि हम विद होल्डिंग टैक्स को इकट्ठा करें, इससे एक आटे के थैले की कीमत जो है वो 200 रुपये हो जाएगी और मज़ीद महंगा हो जाएगा 200 रुपये। ये हमारा काम नहीं है। तो ये मज़ीद बहरानों की तरफ बढ़ना, इससे हुकूमत किस तरह से निपट सकती है और हमारा पैनल इसे किस तरह से देखता है। आज़म चौधरी साहब, ये IMF का प्रोग्राम, उसके बाद आने वाला बजट और उस बजट के बाद मज़ीद नहीं आने वाली शराइत, ये डू मोर का मुतालबा रुक नहीं रहा। एक आम बंदे से जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसी पे टैक्स लगाए जाएंगे, ये अब जो नया बहरान पैदा होने जा रहा है कि ज़राअत पे टैक्स लगा रहे हैं, ये ज़राअत पे टैक्स लगाना आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा फ़ायज़ा, पहले ये होता था कि साल में एक दफ़ा बजट आता था और सारी कौम TV के सामने बैठ के बजट सुना करती थी और ज़हनी तौर पे लोग तैयार हो जाते थे, अच्छा पूरे साल के लिए एक बजट आया, हमने इस तरह अपना ज़िंदगी गुजारनी है, एक शेड्यूल बना लेते थे। अब जो हर रोज़ एक नया बजट आता है, साल के 365 दिन या 64 दिन हर रोज़ हम एक नया बजट देखते हैं। कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है, कभी कोई किसी चीज़ का बहरान आ रहा है। इन चीज़ों ने हमारी कौम को ज़्यादा परेशान कर दिया। अब इस बजट के बाद जो टैक्सेशन की गई, भाई आपके पास टाइम था, आप सोच समझ के टैक्सेशन करते। आपने निचले तबके के ऊपर इतना दबाव डाल दिया है और जिन तबकात के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, जहाँ पे IMF आपको कह रही थी, आपने वहाँ पर टैक्स नहीं लगाया, जिसकी वजह से डू मोर करके आज मज़ीद निचले तबके को मज़ीद दबाते चले जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, जिस तरीके से जो हमारे सामने से नज़रों से गुजरी हैं चीज़ें, वो फिजिबल नहीं है। आपने टैक्स लगाना है, आप बड़े ज़िम्मेदार पे लगाएं टैक्स, जो टैक्स देने के काबिल है। आप ये कह रहे हैं कि 6 लाख से उसकी टैक्स स्लैब शुरू होगी। भाई आप एग्रीकल्चरिस्ट को और आम आदमी को, उसके मसाइल को, उसके अखराजात को, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप टैक्स लगाएं। अगर आप 1, 1.5 या 2, 3 मुरब्बे वाले ज़िम्मेदार के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो ये फिजिबल नहीं होगा। आपको बड़े ज़िम्मेदारों की तरफ जाना पड़ेगा। आपको टारगेट करना पड़ेगा वो वाले ज़िम्मेदार जो टैक्स दे सकते हैं, जो हुकूमत के लिए मसाइल भी नहीं बढ़ेंगे। आपने जब ये IMF का नाम ले रहे हैं, पता नहीं अब IMF ने इनको ये स्लैब बताई है या नहीं बताई। IMF ने ये ज़रूर कहा था कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएं। अब ये इन्होंने फार्मूला खुद तैयार करना है। अब जो फार्मूला तैयार किया गया, उसके ऊपर एक नया पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर शुरू हो जाएगा। तमाम काश्तकार जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब 6 लाख रुपए की इस वक्त हकीकत क्या है? 6 लाख रुपया $2000, $2000 पूरे साल का अगर एक बंदा कमाता है, उसको आप टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। जिस तरह हम लोग हैं, हम तनख्वाहदार तबका है, आपने वही काम किया जो तनख्वाहदार तबके के साथ किया, वही ज़िम्मेदार के साथ कर रहे हैं आप। भाई जब आपने टैक्स लगाना है, कम से कम 20-25 लाख रुपए की छूट दे के एक साल की, फिर आप टैक्स लगाएं, फिर आप जस्टिफाई करेंगे। फिर वो जो छोटा ज़िम्मेदार है वो हुकूमत को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा बल्कि सपोर्ट करेगा साथ। लेकिन अगर आप उसी को उसका जीना हराम कर देंगे, आप देखें ना, गंदम अभी आई थी, उस ज़िम्मेदार से गंदम नहीं उठाई। उस ज़िम्मेदार की फ़िक्स इनकम तो है नहीं, उसको तो फसल पे डिपेंड करता है कि फसल का अच्छा रेट मिलेगा तो उसकी इनकम अच्छी होगी। अगर हुकूमत की ये जो पॉलिसी हमने गंदम के हवाले से देखी है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो वो तो बेचारा पल्ले से डाल के वो आवाम की खिदमत कर रहा होगा। गंदम उगाएगा या चावल उगाएगा, मक्की उगाएगा, तो वो अपनी जेब से डाल के कैसे उगा सकता है? क्या वो अपने बच्चे भूखे मार ले? ये नहीं मुमकिन। आपको उसके बच्चों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, फिर आपको टैक्स का कोई एक निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा ज़िम्मेदार के लिए।
दूसरी जानब आप देखें, आज फिर बिजली महंगी कर दी गई है। आज फिर हुकूमत ने जो कमर्शियल सार्फिन, एग्रीकल्चर सार्फिन और बड़े जो अब उसके अंदर डिफाइन नहीं किया कितने यूनिट वाले हैं, जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। भाई आप मिनिमम यूनिट कह रहे हैं 200, अब इसका मतलब है कि 200 से ऊपर वाले सबको आप उसमें गिनेंगे। या तो हमें बताएं कि कितने यूनिट तक की आप बात कर रहे हैं जो आप कीमत बढ़ा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले की खबर और 6-8 रुपए 6-8 रुपए आपने यूनिट पर यूनिट कीमत बढ़ाई है। जो इसमें सनती जो यूनिट है वो तकरीबन कुछ 77-78 रुपए का बगैर टैक्स के वो कर दिया है। जो एग्रीकल्चर का 48 से 49 रुपए का आपने बगैर टैक्स के वो कर दिया है। आम आदमी का जो मेरे लिए आपके लिए यूनिट है वो तकरीबन 63 रुपए कुछ पैसे का वो कर दिया है। भाई अगर ये इतने का यूनिट है, साथ आप जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा आप 100 रुपए से ऊपर पर यूनिट आप बिजली खरीद रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग ऐसे फार्मूले बना रहे हैं। क्या इन्होंने अभी तक ऐसा फार्मूला बनाया है कि आईपीपीज़ को कैसे इन्होंने जान छुड़ानी है? जो लूट रहे हैं इस मुल्क को प्राइवेट आईपीपीज़, जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे अरबों रुपया पाकिस्तान का खा रहे हैं, क्या हुकूमत ने कोई ऐसा फार्मूला बनाया है? हुकूमत के पास ऐसे कोई फार्मूले नहीं है कि उनके गले में कोई फंदा डाला जाए। हुकूमत के पास एक ही फार्मूला है, अपनी कौम का जीना हराम कर दो, गरीब आदमी को गरीब तर कर दो, मतवस्त तबका ख़त्म कर दो, इतने टैक्स लगा दो कि उसको अपने बच्चे की रोटी के लाले पड़े। ये हुकूमत करना चाह रही है। ठीक हो गया सर। हम एक ज़री मुल्क हैं और ज़राअत के ऊपर टैक्स लगना आप इसे किस तरह देख रहे हैं? और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया था तो वहाँ पर तो वो चाहते थे कि ज़राअत में मज़ीद इस्लाहात आनी चाहिए। ये जब टैक्स लगाए जा रहे हैं, चारों सूबों ने इसे तस्लीम कर लिया है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्या हमारा किसान जो है वो उस बर्डन को बर्दाश्त कर सकता है? जो ऑलरेडी पहले गंदम के क्राइसिस हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में भी कई दफ़ा। देखिए, टैक्स हर किसी को देना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए, इस पे भी हम बात करते हैं। चॉइस साहब कहते हैं बड़े जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जिसकी कोई इतनी इनकम तो हो कि वो टैक्स पे कर सके। अब 50,000 रुपये महाना अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने कोई कराना, तो 50,000 रुपये महाना के ऊपर ये जो चॉइस साहब ने एक बड़ा मेजर डिफरेंस बताया। तनख्वाहदार जो होता है ना वो लगी बंदी तनख्वाह से चल रहा होता है, लेकिन जो कारोबारी शख्स है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके ऊपर और बहुत से मसाइल ऐसे पैदा होते हैं। उसके लिए ये जो फसल की जो इनकम है वो डिपेंड कर रही होती है उस फसल की हालत के ऊपर। अगर फसल फ़र्ज़ कीजिए कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, कोई और मसाइल हो जाए, कोई थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यहाँ पे आए रोज़ बगैर पूछे बताए तो आपकी अद्वियात या पेस्टिसाइड या बीज या ये महंगी होती। कौन सा यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ऐसा कंट्रोल है कि आप कहें कि जी इतने की मिलेगी तो उतनी मार्केट में मिल जाएगी? ब्लैक मार्केट की जो रेट का फ़र्क आ जाता है, आपने वो तस्लीम ही नहीं करना। वो कहेगा 4,000 की दवाई लगाई, आप कहेंगे नहीं जी ये तो 1,800 की सरकारी रेट है। वो उसको कौन पूरा करेगा? वो कहाँ से पूरा पड़ेगा? असल मसला ये है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। देखिए, 1200 अरब की चोरी तस्लीम की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी उन्होंने खुद बताया कराची पोर्ट पे हो रही है। बिल्कुल। 750 अरब की सेल्स टैक्स की चोरी वजीर खजाना साहब ने एग्री किया कि हाँ हो रही है। ये 1950 अरब तो ये हो गए जो एग्री किए हुए हैं। इसका मतलब ये 6 अरब डॉलर से ज़ायद की अमाउंट है। आपने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेना। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये जो 2700 अरब रुपए की चोरी की लदाबाद, 500 अरब के ये हमारे ये जो एक्सचेकर के ऊपर आपके ये जो जिनकी निजकारी की बात की जा रही है, ये कुल मिला के 5,000 अरब रुपए का असल में मामला है। ठीक है, यही वो FBR की एक रिपोर्ट थी जो मार्च में आई थी, जिसका मैं रेफरेंस कभी कभार देता हूँ। और भाई आप चोरी रोकते नहीं हैं। मेरे लिए और चौधरी साहब के लिए आप यहाँ गंजा तंग किए चले जा रहे हैं। IMF ये कह रहा है, IMF साथ ये भी कह रहा है कि भाई मेरे ये टैक्स चोरी बंद करो, ये सेल्स टैक्स की चोरी खत्म करो। ये तुमसे नहीं होती इसलिए तुम टैक्स लगाए चलाओ। भाई आप चोरी रोक लें यार। आप चोर को कह रहे हैं कि जनाब आप आजाद पे रहें। ये जो बंदा इसकी मैं जो है ना वो जो सफेद पोश है, इसकी जो इसने कपड़े तन पे पहने हैं उसको हम उतार लेंगे। यार ये तो खुदा का नाम ले। इदारों की करप्शन का भी पता है ना, तो हम तो उसे भी कुछ नहीं कर रहे। असल मामला ये है भाई, गवर्नमेंट क्या होती है। मैं भी उतना ही बेबस हूँ जितना वजीर आजम साहब बेबस है, तो फिर वजीर आजम की तो बात ना हुई ना यार। गवर्नमेंट ये होती है, आपको बता दिया है कि कराची पोर्ट पे इतनी चोरी है, ये रुक जानी चाहिए। कस्टम की इसको आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि चोरी हो रही भी, आप ये बताएं कि इतनी चोरी मैंने रोक दी है या मैंने पकड़ ली है। रोक दी गई है। बजट में अशराफिया को कुछ टैक्स जरूर लगाया गया है, ये हम अग्री करते हैं। जो बात है वो है, रिजीम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज वजीर खजाना ने कहा कि हम पे दबाव आ रहा है कि टैक्स के मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर दबाव आ रहा है। किसी एक सेक्टर नहीं, मुख्तलिफ सेक्टर से दबाव आ रहा है कि हमने टैक्स लगाया तो ये वो टैक्स जो है वो वापस लिया जाए। बात ये है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि आप
टैक्स बढ़ाने से मुहासिल शायद आपको ना मिले। क्यों? इसमें एक और बड़ा मसला है, किसी बंदे ने ये सोच ही नहीं रहा कि ये जिस तरह की टैक्सेशन हो रही है, ये आप लोगों को कैश इकोनॉमी की तरफ धकेल रहे हैं, आप लोगों को फिर ग्रे इकोनॉमी की तरफ धकेल रहे हैं, चोरी शुरू हो जाएगी दोबारा, चोरी बढ़ने की तरफ धकेल रहे हैं। आप लोगों को इस तरफ मत धकेलें। आप टैक्स चोरी बंद करें, आप लीकेजेस, प्रिविलेजेस उनको रोक कर आप टैक्स को आसान करें, टैक्स को कम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर टैक्स दे सकें। और वो टैक्स जो मैं दे सकता हूं मैं वही दे सकता हूं, मैं वो टैक्स नहीं दे सकता जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि मैं दूं। उसके लिए पहले मेरी इनकम उस हद तक जानी पड़ेगी। आपको पता है आपके बेरोजगारी के जो फिगर्स हैं वो कहां जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके कारोबार की हालात क्या यहां पर सरमायाकारी शुरू हो चुकी है, क्या यहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, क्या आपके पास कारोबार का माहौल है, क्या लोग नफा कमा रहे हैं? अभी तो लोग रास खा रहे हैं, अब उस रास में से भी आपको टैक्स निकाल। मैं भाई पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट, कौन से मईशतदान है, कौन सी समझदारी की बातें कर रहे हैं, कहां पे बैठ के यार इतनी तो हमें भी समझ है, इतनी तो आम आदमी को भी समझ है। और भाई आम आदमी का बजट ही नहीं रहा, वो बजट बना ही नहीं सकता। तो आपके बजट में आप जो मर्जी करते रहे, क्या करेंगे? आप लोगों को पकड़ के जेलों में देंगे, आप लोगों को पकड़ के थानों में बंद कर लेंगे। कितने लोगों को बंद कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। ये हुकूमत की ये पॉलिसीज नहीं हुआ करती, हुकूमतें इन पॉलिसीज के साथ नहीं। IMF क्या कहता है क्या नहीं कहता, नहीं इसमें मेरा कंसर्न है ना किसी और कंसर्न है। पॉइंट पे वापस आऊंगी। असल मामला ये है, ये जो मुराद आपकी ईवान सदर के पैसे बढ़े, ईवान सदर की सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो पिछला बजट है वो जो बजट दिया था उससे भी ज्यादा कर लिया कि जी हम बड़े बुरे हालात के अंदर हैं, लेकिन पैसे पहले से ज्यादा ले गए। अब अगले के साल के लिए भी बजट बढ़ा दिया जाए, वजीर आजम को बढ़ा दिया जाए, असेंबली मेंबरान को जनाब बोनस पॉइंट दे दिए जाए, इनको तनख्वाहें दे दी जाए। ये जी असेंबली मेंबरान को बहुत महंगा पड़ रहा है कराची से या सक्खर से इस्लामाबाद जाना, इसके पैसे बढ़ा दिए। और यार उनके तो आप उनको मुराद दे के उनकी मुराद काम नहीं कर रहे। मैं पूछता हूँ कि यार मुझे क्यों, मेरे पे क्यों बोझ डाल रहे हैं? अगर हम बात करते हैं इस्लाहात के हवाले से, तो ये देखिए जिस तरह से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी इस्लाहात ही चाहिए ना। कि आप कह रहे हैं कि चोरी हो रही है जनाब, आपने फिगर्स भी बता दिया कि इस फलां डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है। आजम साहब, अभी तक तो वो हमने देखा था SIFC का जो इजलास हुआ था, या बाकी लोगों ने यहाँ के इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो करंट सिचुएशन बन चुकी है, आपका तो अपना सरमायाकार तैयार ही नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, सरमायाकारी करने के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बना रहे हैं या जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे मज़ीद? फ़ायदा देखें, आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है दूसरे ममालक से, तो आपको कम से कम साबित करना पड़ेगा जी कि आप उनके लिए एक साजगार माहौल यहाँ पे बना रहे हैं। आप उनके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसमें आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो वो सरमायादारी यहाँ पे करेंगे, उनके सरमाए की उनको कम से कम गारंटी देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा माहौल बना लेंगे तो लोग आएंगे खुशी से। लेकिन एक जानब आपके अपने लोग दुबई के अंदर बिलियंस डॉलर वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, बरतानिया, दुनिया को नज़र नहीं आता, नज़र आता है दुनिया को। अभी आटे का बहरान आ रहा है। अब आप SIFC की बात करती हैं, एक एफर्ट की गई आर्मी चीफ साहब की तरफ से, SIFC का ये सारा एक प्लेटफॉर्म बनाया। मकसद क्या था कि मैक्सिमम बाहर से जो दुनिया में सरमायाकार बैठे हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी, हमारी मईशत मजबूत होगी। लेकिन असल बात यह है कि जब तक इन अदारों ने तो इनिशिएटिव ले लिया, चैलेंज हुकूमत ने भी ले लिया, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इस हुकूमत की जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करवाना। सबसे पहले तमाम ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप थोड़ा चीज़ें बेहतर करें। दूसरा ये है अपनी इंडस्ट्री को चलाएं, अपनी एग्रीकल्चर उसको स्ट्रेंथन करें। जब आप अपने मॉडल थोड़े मजबूत बना के दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को नज़र आएगा जी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्रॉफिट यहाँ से कमाया जा सकता है, यहाँ पे सरमायाकारी की जा सकती है। लेकिन अगर आपके लोग बाहर पैसे लेके जा रहे हैं, आप दुनिया कह रहे हैं अंदर आए, तो लोग कैसे आएंगे? दूसरी बात यह है, देखें जब आटे का जब शुरू हुआ ना काम, जब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये इसका कीमत मुकर्रर की और गवर्नमेंट ने लेने से इनकार किया, उसी वक्त हम लोगों ने आपके शो में बात की थी कि एक टाइम आएगा इसी आटे का हमें बहरान नज़र आएगा। उस वक्त गंदम मंडियों की ना सड़कों के ऊपर पड़ी थी, ऊपर से जानवर गुजर रहे थे, मोटरसाइकिलें गुजर रही थी और गंदम की बेहुरमती हो रही थी उस वक्त। आज वही गंदम है, आपको बहरान नज़र आ रहा है। आप देखेंगे उस वक्त 2200 से पर मन से लेकर 2800 रुपये पर मन तक ज़िम्मेदार ने ओपन मार्केट के अंदर गंदम बेची और अपना नुकसान किया। आज वही गंदम, पहले 1000 रुपये कीमत बढ़ी है पर मन आटे की,
अब वही गंदम 1000 और बढ़ने जा रही है। आप देखिएगा चंद दिनों में अभी फ्लोर मिलों का जो इस वक्त चल रही है स्ट्राइक, उसके अंदर जो उन पे जीएसटी लगाई जा रही है उसकी वजह से उन्होंने फ्लोर मिलें बंद की हैं। विदहोल्डिंग टैक्स, सॉरी जीएसटी विदहोल्डिंग टैक्स, उसकी वजह से बंद किए हैं। कमा कौन रहा है? वो मिडलमैन जिसने किसान से सस्ते दामों खरीदी, क्योंकि जब हुकूमतें अपना रोल नहीं प्ले करेंगी, हुकूमतें अपना रोल नहीं प्ले करेंगी तो दरमियान में जो माफियाज है वही फ़ायदा उठाएंगे। अब उन्होंने सस्ते दामों वो गंदम उठाई, आज तमाम मार्केट के ऊपर उनका होल्ड है और उनका जो दिल चाहेगा वो उस रेट के ऊपर गंदम बेचेंगे। और मुझे तो ये भी खदशा है कि आप नवंबर दिसंबर में जाके देखेंगी कि हमारी हुकूमत फिर पर तोल रही होगी कि हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं किसी मुल्क से। भाई इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाने वाले और इस किस्म की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने वाले क्या वो मुल्क के दोस्त हो सकते हैं? मुल्क के लिए वो सिंसियर हो सकते हैं? क्यों नहीं हुकूमतों को समझ आती कि इन पॉलिसीज़ जो बनाते हैं कम से कम उस पर गौर करेंगे। एक तरफ अपने किसानों को जान से मारा जा रहा है, दूसरी जानब अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। जल्दी से कंक्लूड कर दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नहीं देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, चौधरी साहब ने जितनी बात आपको बता दी है ये इसी तरह ही है। ये गलत पॉलिसी है के नतीजे में ही आपको वो दिन देखने पड़ते हैं। अब इस वक्त फौरी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जिस तरह उन्होंने पेट्रोल जो डीलर्स थे कर रहे हैं कि फिर बाहर से मंगवाएंगे, हाँ चले वो तो एक अब हमारे सामने आएगा ना, क्योंकि हर चीज़ का खर्चा है, हमें तो नजर आता है ना। लेकिन ये इस वक्त फौरी तौर पे जो ये अब 10 रुपए आटे की कीमत अभी ये 2 दिन 3 दिन की तो बढ़ी है, इस वजह से बड़ी हड़ताल है ना उसकी। आप कम से कम जो फ्लावर मिले हैं उनसे तो अपने मुज़ाकरात को कामयाब करें। हुकूमत के पास बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, हुकूमत के पास बहुत लीवरेजेस होते हैं जिससे वो इंश्योर करते हैं कि इस तरह की स्ट्राइक ना हो, ताकि आटे की कीमत अगर आज से बढ़ना शुरू होगी तो जिस नवंबर की बात चौधरी साहब कर रहे हैं वहां तो जाके पता नहीं क्या हालात होंगे। ठीक कह रहे हैं, और ये मजीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर प्रॉब्लम सकती है अगर इस पे वक्ती तौर पर काबू ना पाया गया। यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं आया, मुशावरत कर ली गई है और कल सुबह 9 बजे तक ये फ़ैसला आ सकता है। आज बाकायदा एहतजाज भी किया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। दूसरी तरफ पर इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत के जो जज हैं खालिद अरशद साहब की जानिब से उन्होंने 4 सिफ़ात मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो मास्टर माइंड हैं 9 मई के। और बाकायदा उन्होंने ज़मान पार्क के अंदर एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने तमाम वज़रा के ज़िम्मे काम लगाया था कि किस किस बंदे ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करने हैं। तो वो वाकई में यहाँ पर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। ये आज उस फैसले के जो नोट्स थे वो सबके सामने रहे हैं। आज़म साहब, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये डेट दी गई कि फ़ैसला आ जाएगा, महफूज कर लिया गया है, बार बार मुशावरत की जा रही है इस मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, ये बार बार मुशावरत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ये फ़ैसला क्या आ सकता है कल सुबह 9 बजे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी, और मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको इल्म ही है इस पे। एग्जैक्टली इस पे सियासतदानों से ज़्यादा ये जुडिशरी के लिए ज़्यादा केस इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें फ़ैसला पीटीआई के हक़ में फॉर एग्जांपल आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत तो नहीं बदलने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो नहीं रहेगी। और सेनेट का इलेक्शन हो चुका है, सदारती इलेक्शन हो चुका है, लिहाजा उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ केपी के अंदर सेनेट का इलेक्शन जो नहीं हुआ वहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 सेनेट की सीटें उनकी बढ़ जाएंगी। अगर ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ आ जाता है तो इस हुकूमत को सिर्फ ये एक फ़र्क पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत को एक मेजॉरिटी मिल जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें जो असल चीज़ है वो है कानून साजी। उस कानून साजी में जो फौरी तौर पे जो कानून ज़ेरे गौर है इस वक्त, वो है जजों की जो मुद्दत मुलाजमत, वो उम्र बढ़ाने का एक मामला। बिल्कुल, अगर वो बढ़ा दी जाती है तो जुडिशरी के लोग हैं जो मौजूदा जुडिशरी है उनको फ़ायदा पहुंच सकता है, या कुछ लोग हैं जिनको नुकसान हो सकता है। और सारे लोग इस वक्त बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं जिनको नफ़ा या नुकसान फेस करना पड़ेगा। अब ये तमाम तर केस आप देखें कि कायद साहब जो है ना, उसमें इस केस के अंदर कायद साहब ख़ास से मुश्किल में मुझे नज़र आए, क्योंकि जो मुख्तलिफ तमाम जजेस से वो एक मुख्तलिफ आरा का वहाँ पे इजहार करते हुए नज़र आए। अब यहाँ पे ये खदशा है कि अगर ये फ़ैसला कायद साहब के अगेंस्ट आ जाता है
तो जाहिर है वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी होती है कि उनके अपने जजेस जो हैं उनको अपोज कर रहे हैं या डिफरेंट उनका फैसला दे रहे हैं। माजी में एक फ़ैसला आया था, मेरा जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, तो इसी तरह का एक बेंच था, तो वो एक फ़ैसला आया था जिसमें चीफ जस्टिस को अपोज किया था जजों ने। अब इस दफ़ा भी ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2 इजलास जो किए गए हैं, इससे पहले जब फैसला महफूज किया गया उस वक्त कुछ जजेस का वहाँ पे मुतालबा था कि आप शॉर्ट जो डिसीजन है वो दे दें, लेकिन वो नहीं दिया गया। उसके बाद आज फिर सुना है कि शॉर्ट डिसीजन की आज की मीटिंग में बात हुई है, लेकिन शॉर्ट डिसीजन नहीं दिया गया। बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि ये जो डिफरेंट ओपिनियन वाले जजेस हैं उनको एक पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसमें सबकी इज्जत बहाल रहे। अब इसमें हो क्या सकता है जो एक बादियो नजर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? अब देखें असल इशू इलेक्शन कमीशन है। इसमें तमाम तर उंगलियां इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रही हैं, या कल इलेक्शन कमीशन गलत था या आज गलत है, क्योंकि जब केपी में बाप को सीटें दी या उस वक्त गलत था, या आज जो इनको सीटें नहीं दे रहा ये गलत है। कहीं ना कहीं आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। अब काई साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बचा लिया जाए और कुछ लोगों की यहाँ पर इज्जत भी बहाल रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है कोई ऐसा नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी इज्जत बच जाए। इसको किसी ऐसे तरीके से डिफ़ाइन किया जाए इस सारे मामले को। अब मुझे नहीं पता, अदलिया का काम है, मैं तो अपना एक इजहार कर रहा हूँ, मैं कोई कंटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये कोई ऐसा शायद कर दिया जाए कि सीटें ओपन छोड़ दी जाए, उनको ओपन छोड़ के बाद में पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे दी जाए कि पार्लियामेंट कानून साजी करके इसको डिसाइड कर ले कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसा कोई बहरान पैदा होता है तो उससे किस तरह निमट रहे हैं, क्योंकि आप माले गनीमत किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस वक्त जो सीटों की बंदरबांट हुई है ये जस्ट लाइक माले गनीमत हुई है। आप या तो जो हकदार थे उनको सीटें दें, जिन्होंने जितनी सीटें जीती हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आपकी या निशात साहब की सीटें छीन के वो मुझे दे दें और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ये मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। निशात साहब, पहले तो तारीख पे तारीख, फिर तारीख, फैसले के हवाले से कई जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। आप आज़म साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इत्तेफाक करते हैं कि कोई एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है कि जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी इज़्ज़त भी बची रहे, और दूसरी तरफ पे सबसे जो अहम चीज़ है वो यही इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है जिसको डिस्कस किया गया है, और कल भी हमने बात की थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स रहे हैं, तो अगर वो कल गलत था या आज गलत था तो वहाँ पर इस्लाहात होंगी या उनके खिलाफ क्या होगा? देखिए, मुझे पहली बात तो यह है कि मुझे ये नहीं मालूम कि फ़ैसला क्या होगा, ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उसके ऊपर कोई गुफ्तगू मैं करूँ ऐसा सच, क्योंकि मैं लायबल, हमारा मकसद वो नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि चौधरी साहब ने कहा काजी साहब के खिलाफ फैसला आएगा। काजी साहब के खिलाफ कैसे फैसला आ सकता है? काजी साहब ने फैसला, मैं खिलाफ नहीं कर रहा, मैं ओपिनियन मतलब मुझे उस बात को मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ नहीं आया। देखें, बात ये है मेरी नज़र में, ये फुल कोर्ट बैठी हुई है, बिल्कुल फुल कोर्ट बेंच बैठा। फुल कोर्ट जब बैठती है तो आपकी अदलिया की जो ब्रेन है वो इस वक्त इस फैसले पे अप्लाई होगा। वो जो भी फैसला आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को खुश किया जा सकता है। इस फैसले की नौइयत शायद मेरी नज़र, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह नहीं किया जा सकता कि तमाम को खुश कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ों ने तय होना है, यानी इसमें तशरीह होनी है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फेवर में आए, तो आप एक रास्ता खोलने जा रहे हैं कि आइंदा कोई भी आज़ाद जो रुकन होगा वो इलेक्ट होके आएगा, और अगर कोई जमात जो है वो पार्लिमानी जमात नहीं है और उसने कोई सीट नहीं जीती, तो ये जो इतनी सारी जमातें जो इलेक्शन ही नहीं लड़ती, उनमें से किसी को भी आप इकट्ठा करके आप एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के आप माइनॉरिटी और वुमेन सीट्स भी ले लेंगे, और आप एक अलग से ग्रुप डेवलप कर लेंगे असेंबली के अंदर, और एक ब्लैकमेलिंग एरिया भी शुरू हो सकता है, एक वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिनकी इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में नज़र आती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे जब इंतखाबी निशान पीटीआई से लिया गया था, तो तब हम ये कह रहे थे कि ना लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब लिया उन्होंने कानूनी ग्राउंड्स पे है,
लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस हमारे सामने हैं। आज ये बहस भी हो रही है कि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई है उस फैसले की। सो ये मेरी नज़र में ये जो फुल कोर्ट बैठी है, इसका जो फैसला है वो कोई आसान फैसला नहीं है। इसमें जो भी फैसला होगा उसकी आइंदा सियासी जो तारीख होगी पाकिस्तान की, उस पर गहरे असरात होंगे, चाहे वो किसी फरीक ए के हक में आए या फरीक बे के हक में आए। तीसरी बात ये है कि मुझे ये याद पड़ता है कि हुकूमत ने ये जो चौधरी साहब ने कहा है कि जो मियाद बढ़ाने वाली बात थी उससे उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारे यहाँ ऐसी कोई लेजिस्लेशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है। हो सकता है चौधरी साहब को इस बात का इल्म हो। मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक इस तरह की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल ऑन कार्ड्स नहीं है। लेकिन उसके, क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जो चौधरी साहब ने जो बात कर दी है उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट है उस फुल कोर्ट के अंदर बैठे जजेस के साथ, जिसके बारे में चौधरी साहब ने इंडिकेट किया। मेरे पास आखिरी मिनट में आप दोनों से ये जानना चाहूंगी, पहले आप बता दीजिए कि ये जो आज इंसदादी दहशतगर्दी का जो फैसला तहरीरी सामने आया है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है तो मैंने शाह साहब की भी रिमार्क लूंगी। ये फैसला, उसकी सारी बुनियाद है 2 पुलिस वालों की गवाही। इंशाल्लाह इसे कल डिटेल में, ठीक है। जब पुलिस वालों की गवाही होती है, मैंने माजी में जितने केसेस देखे हैं जहाँ पे पुलिस एहलकार की गवाही होती है, उसको कभी भी अदालतें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। ये जब ऊपर वाली हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट्स में जब जाएगा, ये आप देखिएगा कि ये इसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि ये उसी तरह है जिस तरह इमरान खान के खिलाफ 4 फैसले किए गए, उनमें से 3 फैसले उड़ चुके हैं, इद्दत केस बाकी रह गया है। 1 मिनट लूंगा सिर्फ। 3 केस उड़ चुके हैं, इद्दत केस रह गया। अगर इद्दत केस में इमरान खान को बरी कर दिया जाता है तो इमरान खान को जेल में रखने का जवाज़ ख़त्म हो जाता था। अब ये जेल में रखने का एक जवाज़ पैदा हो गया है इस फैसले के बाद। सर जल्दी से कंक्लूड कर दें। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, आज जो जज साहब ने जो चीज़ें जो बताई हैं, हमें तो वो सारी इल्म है, हमें पता है ज़मान पार्क में क्या होता रहा, किस मिनिस्टर की क्या ड्यूटी, किन लोगों की क्या ड्यूटी। हम पहले दिन से हमें पता था कि क्या हो रहा है। सो हम तो यही कह रहे थे कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो वही चीज़ें सामने आ गई हैं। अब उसके ऊपर क्या फैसला आएगा और कोर्ट अदलिया हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी, ये बात की बात है। ठीक है, से कल डिटेल में डिस्कस लेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।